नमस्कार दोस्तों, मैं नरसिंह पटेल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इथेन के कन्फर्मेशन के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग इथेन मॉलिक्यूल का एनर्जी डायग्राम बनाएंगे। एनर्जी डायग्राम पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर नहीं किया था और सबसे पहले हम लोग इथेन मॉलिक्यूल का एनर्जी डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। इथेन मॉलिक्यूल का एनर्जी डायग्राम। तो इथेन मॉलिक्यूल क्या होता है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो जैसा कि आपको पता है कि कन्फर्मेशन में एक फ्रंट कार्बन होता है और एक बैक कार्बन होता है। तो इसमें आप मान लीजिए कि एक फ्रंट कार्बन है और एक बैक कार्बन है। फ्रंट कार्बन को हम लोग दिखाते हैं डॉट से और बैक कार्बन को दिखाते हैं सर्किल से। ठीक, तो पहले एक बार कन्फर्मेशन बना लेते हैं। तो देखिए ये रहा फ्रंट कार्बन, इससे अटैच्ड है 3 हाइड्रोजन। देखिए 3 हाइड्रोजन फ्रंट कार्बन से अटैच्ड है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। बैक कार्बन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सर्किल से। और बैक कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अटैच्ड है। ये रहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक, और हम लोग क्या किए थे, फिर एक कार्बन को फिक्स करके, यानी कि चाहे फ्रंट को फिक्स कर लीजिए चाहे बैक कार्बन को फिक्स कर लीजिए और दूसरे को रोटेट करिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रंट को फिक्स कर रहे हैं, यानी कि ये देखिए फ्रंट को फिक्स कर लिए जैसे का तैसा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। और बैक कार्बन को हम लोग क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। कितना रोटेट करेंगे? 60 डिग्री। और इसी को बोला जाता है डाईहेड्रल एंगल। ये क्या है? डाईहेड्रल एंगल। तो 60 डिग्री आप जब रोटेट करेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है इसके ठीक पीछे है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। ये हाइड्रोजन एकदम पैरेलल पोजीशन पे आ जाएगा सीधे, और तीसरा वाला हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा। तो ये अलग फॉर्म है, ये अलग फॉर्म है। इसमें स्ट्रेन ज़्यादा है, इसकी एनर्जी हाई है, तो ये होगा इक्लिप्स्ड फॉर्म। ये हो जाएगा इक्लिप्स्ड फॉर्म और ये होगा स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड। आपको पता है कि इक्लिप्स्ड फॉर्म की एनर्जी बहुत अधिक होती है। ठीक, एनर्जी बहुत अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होता है। स्टेबिलिटी कम होने की वजह से एनर्जी बढ़ जाएगा। अब स्टेबिलिटी क्यों कम है? आपको पता है कि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन का स्टेरिक स्ट्रेन काम कर रहा है और इन दोनों बॉन्ड पेयर के बीच में, ये दोनों जो बॉन्ड पेयर हैं इनके बीच में भी ये देखिए एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी होगा, जिससे हम लोग क्या बोलते थे, टॉर्जनल स्ट्रेन। तो स्टेरिक स्ट्रेन और टॉर्जनल स्ट्रेन दोनों स्ट्रेन इस मॉलिक्यूल में है, इक्लिप्स्ड फॉर्म में है, इसलिए इसकी एनर्जी अधिक हो जाएगी, यानी कि स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए इस प्रकार का कोई स्ट्रेन नहीं है, तो इसका एनर्जी कम होगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी इसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा होगी। ठीक, और मैंने आपको एक बार डिस्कस किया था कि इक्लिप्स्ड फॉर्म से स्टैगर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए 12.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। इतना तो हम लोग डिस्कस कर लिए थे। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस इथेन मॉलिक्यूल का एनर्जी डायग्राम बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात और है कि जैसे देखिए अगर इस मॉलिक्यूल को, यानी कि इस स्टैगर्ड फॉर्म को अगर आप एक बार और 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो मिलेगा इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड को 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो स्टैगर्ड मिलेगा। तो ये अल्टरनेट आर्डर पर इक्लिप्स्ड स्टैगर्ड ये आता रहेगा। ठीक, तो अभी हम लोग एनर्जी डायग्राम बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर इस एक्सिस पर हम लोग लेंगे पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पर हम लोग, ये 0 डिग्री है, एंगल ऑफ रोटेशन है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर डाईहेड्रल एंगल लिया जाएगा।
तो यहाँ पर पहले 60 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, फिर 60 फिर रोटेट करेंगे तो 120 हो जाएगा, फिर 180 डिग्री हो जाएगा, 180 के बाद फिर 60 रोटेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 240 डिग्री, फिर 300 डिग्री, फिर 60 रोटेट करेंगे तो 360 डिग्री। चलिए अब देखिए किसी भी मॉलिक्यूल का एक मिनिमम एनर्जी होता है, तो इस एनर्जी को हम लोग, ये मिनिमम एक एनर्जी है और इसके नीचे किसी भी मॉलिक्यूल का एनर्जी नहीं होगा, कुछ भी होगा, कुछ तो मॉलिक्यूल का एनर्जी होगा ना, तो इसलिए डायग्राम हमारा यहाँ शुरू होगा। मानते हैं कि ये मैक्सिमम एनर्जी का लेवल है, ये जो ऊपर का लेवल मैं बना रहा हूँ किसका लेवल है, मैक्सिमम एनर्जी का। दो ही फॉर्म है, एक इक्लिप्स फॉर्म है और एक स्टैगर्ड फॉर्म है। इक्लिप्स फॉर्म की एनर्जी सबसे अधिक है, स्टैगर्ड फॉर्म की एनर्जी सबसे कम है। तो देखिए 0 डिग्री पर इक्लिप्स था, आप डायग्राम याद किए रहिए, ये देखिए 0 डिग्री वाला है नहीं, ये तो 0 डिग्री यहाँ पर है। कार्बन और कार्बन के बीच, ये हाइड्रोजन के बीच का डाइहेड्रल एंगल कितना है 0 डिग्री, तो उसमें स्टैगर्ड इक्लिप्स है। और जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, तो इसको बोलेंगे स्टैगर्ड। ये इक्लिप्स्ड है और ये स्टैगर्ड है। चलिए बनाया जाए इसको, तो 0 डिग्री पर कौन होगा, इक्लिप्स्ड होगा। यहाँ पर आपका इक्लिप्स्ड फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। जैसे हम लोग 60 डिग्री घुमा देंगे स्टैगर्ड मिल जाएगा, यानी कि स्टैगर्ड की एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी इसका अधिक होगा। स्टैगर्ड की एनर्जी कम, एनर्जी देखिए कम आ गया, और स्टेबिलिटी क्या होगा, अधिक होगा। एनर्जी कम हो गया, फिर 60 से 120 घुमाएंगे तो फिर स्टैगर्ड बन जाएगा, यानी कि 120, फिर 180, फिर 240, फिर 300 के बाद फिर 360। इस तरीके से ये एनर्जी डायग्राम इथेन मॉलिक्यूल का बनेगा। अब आप देखिए कि ये जो डिफरेंस है इतना, ये एक सर्टेन एनर्जी लेवल है मॉलिक्यूल का, इससे कम एनर्जी नहीं होगा इथेन का। और इथेन का ही नहीं, किसी भी मॉलिक्यूल को लेंगे तो उसकी एक सर्टेन एनर्जी लेवल होती है। हम 0, अब यहाँ से हम डायग्राम शुरू नहीं कर सकते क्योंकि मॉलिक्यूल की एनर्जी 0 कभी हो नहीं सकती। और स्टैगर्ड मॉलिक्यूल, इक्लिप्स से स्टैगर्ड और स्टैगर्ड से इक्लिप्स बनने के लिए आपको पता है कि 12.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक, बना लीजिए इसे आप। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे ब्यूटेन का कन्फर्मेशन। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन, इसे आप नॉर्मल ब्यूटेन भी बोल सकते हैं। ठीक, चलिए तो ब्यूटेन का कन्फर्मेशन, पहले देखिए ब्यूटेन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ये बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3। ये क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन या एन ब्यूटेन, एन को नॉर्मल बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा कि इस ब्यूटेन मॉलिक्यूल को हम कैसे लिख रहे हैं, क्या इस ब्यूटेन को ऐसे लिखा जा सकता है, आप बताइए। CH3 CH2 और इसी से हम जोड़ दे रहा हूँ मैं ET। ET का मतलब क्या होगा, ET का मतलब होगा CH3 CH2। देखिए CH3 CH2 CH3 CH2 और ET का मतलब CH2 CH3 CH2 CH3। ठीक, और यहीं पर आप लोग अब मान लीजिए कि एक फ्रंट कार्बन मान लीजिए और एक बैक कार्बन मान लीजिए। आपको बहुत अच्छे से पता है कि फ्रंट कार्बन को डॉट से दिखाते हैं, बैक कार्बन को सर्किल से दिखाते हैं। चलिए अब इसका कन्फर्मेशन बनाइए आप।
जितना हम लोगों के पास इन्फॉर्मेशन है उसी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इस ब्यूटेन मॉलिक्यूल का कन्फर्मेशन बनाएंगे। और अच्छा याद रखिएगा आप, अगर हम इसका नंबरिंग करें C1 C2 C3 C4 है ये। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए हम लोग घुमा कैसे रहे हैं, C1 और C2 के राउंड घुमा रहे हैं। अभी C1 और C2 के राउंड घुमा रहे हैं, C2 और C3 के राउंड अभी हम लोग दूसरे एग्जाम्पल में घुमाएंगे। पहले इसको C1 और C2 के राउंड घुमा लेते हैं। देखिए ये आपका C1 है और ये आपका C2 है, ठीक। अब चलिए बनाते हैं। तो देखिए फ्रंट कार्बन से कितना हाइड्रोजन अटैच्ड है, 3। तो फ्रंट कार्बन को पहले मैं बना लेता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ तभी आ पाएगा, ठीक। इसको मैं फ्रंट कार्बन है तो डॉट से दिखाते हैं। ये देखिए फ्रंट कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, 3 हाइड्रोजन अटैच कर लीजिए। बैक कार्बन किससे दिखाएंगे, सर्किल से। तो चलिए भाई सर्किल से दिखा लेते हैं। ये रहा सर्किल, और इस बैक कार्बन से 2 हाइड्रोजन है और एक ET ग्रुप है। तो देखिए एक ET ग्रुप है और 2 हाइड्रोजन है, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि इसको 60 डिग्री रोटेट करेंगे। तरीका वही है, एक को फिक्स करेंगे दूसरे को रोटेट करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रंट कार्बन को फिक्स करते हैं, यानी कि जो व्हाइट वाला लाइन है इसको फिक्स कर लीजिए और ये इस येलो लाइन को आप इस कार्बन को घुमाइए। तो क्या बनेगा, तो जिसको हम लोग फिक्स किए हैं वो तो चेंज नहीं होगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। तो ये देखिए फ्रंट कार्बन आ गया, ठीक। ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब बैक कार्बन को लीजिए, बैक कार्बन को सर्किल से डिनोट कर रहे हैं, 60 डिग्री घुमा देंगे तो ये मिल गया और फिर यह मिला और ये 60 डिग्री घुमाएंगे तो 60 60 और यहाँ से ये 60, ठीक। तो ये आपका है इक्लिप्स। आपको पता है कि जहाँ पर स्ट्रेन ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं इक्लिप्स। देखिए यहाँ पर ET ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप आपस में इनका स्टेरिक रिपल्सन काम करेगा और उसके साथ साथ टॉर्जनल स्ट्रेन भी काम करेगा बॉन्ड पेयर के बीच में। और यहाँ पर थोड़ा सा दूरी बढ़ गया है, डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ स्टेरिक स्ट्रेन कम होता है और उसी के साथ साथ हमारा टॉर्जनल स्ट्रेन भी कम होगा। बॉन्ड पेयर देखिए एंगल ज़्यादा है ना, तो पहले ऐसे था, दोनों एक सीध में था, अभी देखो ऐसे आ गया। तो इसको बोला जाता है, याद रखिएगा, इस फॉर्म को बोला जाता है कौन सा फॉर्म बोला जाएगा, स्टैगर्ड। स्टैगर्ड, स्टैगर्ड का मतलब जो मैक्सिमम स्टेबल होता है, इक्लिप्स का मतलब जो मैक्सिमम अनस्टेबल होता है, ठीक। अब एक बात ध्यान दीजिए, इसको 60 घुमाएंगे तो ET इसका हाइड्रोजन पीछे आएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ चला आएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ चला आएगा। इसका मतलब जब इसको 60 डिग्री घुमाएंगे तो वापस यही मिलेगा। देखो आप लोग देखिए ध्यान से कि हाइड्रोजन के पीछे ET, हाइड्रोजन के पीछे इसको 60 डिग्री घुमाएंगे तो ET आ जाएगा, बाकी 2 हाइड्रोजन के पीछे 2 हाइड्रोजन है ही ना। तो ये रहा ब्यूटेन का कन्फर्मेशन जब हम कैसे घुमाते हैं, C1 और C2 के अराउंड घुमाते हैं। अब बारी आती है कि जब आप C2 और C3 के अराउंड घुमाएंगे तो कैसे होगा। देखिए यही हम लोग किया ना कि इस कार्बन के अराउंड घुमाए हैं यहाँ पे इस तरीके से। अभी हम लोग ये पहला केस है और ये वाला पहला केस है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। अब हम लोग यहाँ से घुमाएंगे, यानी कि C2 और C2 के अराउंड, C2 और C3 के अराउंड, तब कैसे होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, हम लोग लिखे थे ब्यूटेन, तो ब्यूटेन को पहले लिख लिया जाए CH2। अब हम लोग यहाँ से घुमाएंगे तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि CH2 CH3 और ये CH2 CH3। इसको फ्रंट कार्बन मानिए, इसको बैक कार्बन मानिए। फ्रंट कार्बन कैसे दिखाते हैं,
डॉट से, बैक कार्बन को सर्किल से। तरीका हमारा वही है, तरीका चेंज होने वाला नहीं है। अब चलिए आप बनाइए इसको। तो फ्रंट कार्बन कैसे बनाएंगे? डॉट से। तो चलिए ये रहा हमारा फ्रंट कार्बन और इससे 2 हाइड्रोजन और 1 मेथिल ग्रुप लगाए। देखिए फ्रंट कार्बन से 1 हाइड्रोजन और 2 मेथिल ग्रुप। तो देखिए 1 मेथिल ग्रुप लगा दिए और 2 हाइड्रोजन ग्रुप लगा दिए। बैक कार्बन को कैसे दिखाएंगे? सर्किल से। ये लीजिए सर्किल बना दिया। और इस बैक कार्बन से भी, इस कार्बन से भी 1 मेथिल ग्रुप लगा है और 2 हाइड्रोजन। तो देखिए मैं 1 मेथिल ग्रुप लगा दे रहा हूँ और 2 हाइड्रोजन भी लगा दे रहा हूँ। ये देखिए, ठीक। अब हमारा काम है कि एक को फिक्स करेंगे और दूसरे को घुमाएंगे। कितना घुमाएंगे? 60 डिग्री। डायहेड्रल एंगल कितना है यहाँ पे? 60 डिग्री। तो फ्रंट को फिक्स करते हैं, बैक को घुमाते हैं। घुमाइए, देखिए ये है आपका फ्रंट कार्बन, ये है मेथिल और ये हाइड्रोजन, ये भी है हाइड्रोजन। बैक कार्बन को हम लोग सर्किल से दिखाएंगे। कलर चेंज कर लिया जाए। बैक कार्बन को हम लोग दिखाएंगे सर्किल से और अब 60 डिग्री घुमाएंगे इसको तो ये 60 पे आएगा। ये रहा मेथिल, ये रहा हाइड्रोजन और ये भी है हाइड्रोजन, ठीक। अब क्या करिए, फिर 60 घुमाइए तो क्या होगा? तरीका हमारा वही है। फ्रंट का एक कार्बन जो फिक्स किए थे उसको वैसे रहने दीजिए। ये वैसे है, CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन और बैक कार्बन को आप घुमाइए। ये बैक कार्बन रहा। अब इसको घुमाएंगे 60 डिग्री तो हाइड्रोजन के पीछे आएगा। देखिए ये इस तरीके से CH3 हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन पीछे आएगा। CH3 नहीं है, केवल H है। ये रहा हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन इस मेथिल ग्रुप के पीछे जाएगा। ये रहा मेथिल ग्रुप, ठीक। अब क्या करना है आपको? आपको फिर से इसको 60 डिग्री घुमा देना है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ बस। ठीक। अब इसको फिर से 60 डिग्री घुमाना है। यहाँ पर हम लोग 60 डिग्री घुमाए थे और फिर हम लोगों ने यहाँ पर 60 डिग्री घुमा रहे हैं। देखिए फ्रंट कार्बन डॉट, 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, 1 मेथिल ग्रुप बना दिए। और फिर क्या करेंगे? बैक कार्बन को सर्किल से डिनोट करेंगे। ये देखिए मेथिल ग्रुप 60 घुमाएंगे तो ये सीधा इस मेथिल के पैरेलल चला आएगा। पैरेलल मतलब उसके ठीक अपोजिट पैरेलल। और यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहाँ चला आएगा, ठीक। अब आप देखिए कि इन चारों कन्फर्मेशन में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? सबसे ज़्यादा स्टेबल वही होगा जो सबसे दूर दूर होगा। तो देखिए ये तो हो नहीं सकता, ये सबसे कम स्टेबल है क्योंकि देखिए मेथिल जो बड़े बड़े ग्रुप हैं ये एक सीध में हैं। यानी कि जब 2 बड़े बड़े ग्रुप अपोजिट होंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए मेथिल और यहाँ पे मेथिल एक दूसरे के ठीक अपोजिट है कि नहीं? तो यही सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और यह कहा जाएगा स्टैगर्ड। क्या कहा जाएगा? स्टैगर्ड। याद रखिए ये मेथिल एक दूसरे का एंटी है तो इनको बोला जाएगा एंटी या स्टैगर्ड, ठीक है। ये फॉर्म आपको पता है कि ये इक्लिप्स्ड है। इक्लिप्स्ड कौन होता है? जो कम स्टेबल होता है। और याद रखिए कि ये इस फॉर्म को बोलता है गॉच। कौन सा फॉर्म है? गॉच, GAUCHE, गॉच फॉर्म होता है। यानी कि गॉच फॉर्म होता है
ये इक्लिप्स से ज़्यादा स्टेबल है, इक्लिप्स से ज़्यादा स्टेबल है, और स्टैगर्ड तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो स्टैगर्ड से कम स्टेबल है। अब एक बात देखिए, ये भी इक्लिप्स्ड है, लेकिन कैसे इक्लिप्स्ड है, ये देखिए मेथिल ग्रुप बड़ा ग्रुप और ये हाइड्रोजन ग्रुप, दोनों आपस में स्टेरिक रिपल्सन लग रहा होगा, स्टेरिक स्ट्रेन है कि नहीं है, तो ये भी है इक्लिप्स्ड, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है एनर्जी का। तो हम कहेंगे कि ये पार्शियल है। कौन सा इक्लिप्स्ड है? पार्शियल इक्लिप्स्ड है, और ये फुल्ली इक्लिप्स्ड है। ये जो मॉलिक्यूल आपका है फुल्ली इक्लिप्स्ड इसलिए है क्योंकि देखिए मेथिल जो दो बड़े बड़े ग्रुप हैं एक दूसरे के आमने सामने हैं, एकदम पास पास हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अनस्टेबिलिटी होगी और सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इस कंपाउंड में होगा। ठीक है, तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए कि इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। हम लोग स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख रहे हैं, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? जो सबसे दूर दूर होगा, जो ग्रुप होगा, जो एटम्स होगा, जो सबसे दूर दूर होगा। तो यहाँ पर दोनों मेथिल दूर दूर हैं, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा एंटी, या इसी को बोला जाता है स्टैगर्ड। एंटी या स्टैगर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उससे कम स्टेबल कौन होगा? उससे कम स्टेबल होगा गॉच। कौन होगा? गॉच होगा। और ये तो देखिए इक्लिप्स्ड है और ये भी इक्लिप्स्ड है, लेकिन ये पार्शियल इक्लिप्स्ड है, ये फुल्ली इक्लिप्स्ड है, तो स्टेबिलिटी किसके अधिक होगा? पार्शियल इक्लिप्स्ड का, पार्शियल इक्लिप्स्ड का। और इससे कम स्टेबल होगा जो बचा लास्ट में, फुल्ली इक्लिप्स्ड, फुल्ली इक्लिप्स्ड। ठीक है, तो ये एनर्जी का लेवल हुआ, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हुआ। अगर आपसे पूछा जाए एनर्जी का ऑर्डर बताइए, तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर का जस्ट उल्टा ऑर्डर क्या होगा? एनर्जी का। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। ठीक है, जो सबसे कम स्टेबल होगा उसकी एनर्जी सबसे अधिक होगी। तो सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल है? तो एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लिखना चाहें तो सबसे अधिक स्टेबिलिटी कौन होगी? जो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा, यानी कि फुल्ली इक्लिप्स्ड। तो फुल्ली इक्लिप्स्ड की एनर्जी सबसे अधिक होगी क्योंकि यह सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है। उससे कम होगा पार्शियल इक्लिप्स्ड का, पार्शियल इक्लिप्स्ड, और उससे कम गॉच का होगा, और सबसे कम स्टेबिलिटी होगी, सबसे कम एनर्जी होगा जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी कि एंटी, या इसी को बोला जाता है इक्लिप्स्ड। एंटी या माफ़ कीजिएगा स्टैगर्ड, एंटी या स्टैगर्ड। ठीक, तो ये आपका एनर्जी लेवल रहा और ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर, इसको आप नोट कर लीजिए। और फिर इसके बाद हम लोग, आप लोग इसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर एनर्जी डायग्राम बनाएंगे नॉर्मल ब्यूटेन का। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए। चलिए, जो लोग नोट नहीं कर पाए हों वो वीडियो को रोक कर कृपया नोट कर लेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब हम लोग बनाएंगे एनर्जी डायग्राम किसका? ब्यूटेन का। ब्यूटेन का हम लोग एनर्जी डायग्राम बनाएंगे, इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग पहले की तरह पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। यहाँ पर हमारा क्या है? डाईहेड्रल एंगल होगा, डाईहेड्रल एंगल। यहाँ पे 0 डिग्री, फिर क्या आएगा 60 डिग्री, फिर कितना 120 डिग्री, 120।
यहाँ पर है 120 डिग्री, ये आप डाईहेड्रल एंगल लिख लेते हैं, डाईहेड्रल एंगल, ये डाईहेड्रल एंगल है। फिर 120 को 60 घुमाएंगे तो कितना आ जाएगा 180, फिर कितना आएगा 60 घुमाएंगे तो 240, फिर 60 घुमाएंगे तो 300 और फिर लास्ट में आएगा 360। अब जैसे कि आपको पता है कि प्रत्येक मॉलिक्यूल का अपना कुछ न कुछ एनर्जी होगा ही, तो देखिए इस एनर्जी को हम लोग ब्यूटेन का इतना तो इनकी एनर्जी होगा ही, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा एनर्जी का है, जिसकी एनर्जी सबसे अधिक है। यहाँ तक बनाते हैं, इसको आप कोशिश करिए कि साथ साथ बनाते चलिए। और एक लाइन और बना लेते हैं। अब देखिए हम लोगों ने देखा था कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका है, फुल्ली इक्लिप्स्ड का, फिर है पार्शियल इक्लिप्स्ड का, ठीक, और उससे कम गॉच का और सबसे कम एंटी स्टैगर्ड का। तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका होगा, फुल्ली इक्लिप्स्ड का, फुल्ली इक्लिप्स्ड का, इक्लिप्स्ड का। अब ये फुल्ली इक्लिप्स्ड को अगर हम लोग 60 डिग्री घुमाते हैं तो ये कहाँ आ जाएगा, ये इस लेवल पे आएगा। सबसे कम एनर्जी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, सबसे कम एनर्जी, क्योंकि जब आप 60 डिग्री घुमाए हैं तो क्या मिला है, गॉच मिला है, और गॉच से भी कम एनर्जी है स्टैगर्ड या एंटी का, तो सबसे कम तो स्टैगर्ड या एंटी का होगा, गॉच का उससे अधिक होगा। तो हम लोग सबसे कम से थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी बनाए हैं। देखिए सबसे कम लेवल है, उससे ज़्यादा ये लेवल है। अब फिर इसको गॉच को 60 डिग्री जब आप घुमा देंगे तो क्या मिला था, आप डायग्राम को देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। पार्शियल इक्लिप्स्ड, पार्शियल इक्लिप्स का एनर्जी उससे कम है, ठीक है। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो गॉच का एनर्जी क्या है, सबसे कम से थोड़ी सी ज़्यादा है, और हम लोगों ने वही किया है, सबसे कम से सबसे कम ये है, उससे ज़्यादा एनर्जी ये है। अब गॉच को देखिए, अब घुमाइए, अब गॉच को फिर घुमाए हैं आप 60 डिग्री, बना है पार्शियल इक्लिप्स्ड। पार्शियल इक्लिप्स की एनर्जी क्या होगा, सबसे ज़्यादा से कम, देखिए सबसे ज़्यादा ये है, उससे कम, तो चलिए सबसे ज़्यादा से कम, यानी कि 120 पे जो है ये सबसे ज़्यादा से कम। और फिर इसको जब फिर से रोटेट करेंगे, इसको आपने फिर रोटेट किया है पार्शियल इक्लिप्स को, तो क्या बन गया है, स्टैगर्ड, यानी कि सबसे कम एनर्जी। तो सबसे कम एनर्जी का मतलब कुछ ये यहाँ आएगा, ये आ गया यहाँ पे एकदम कम एनर्जी, और फिर इसको रोटेट करेंगे तो फिर हमको पार्शियल इक्लिप्स मिलेगा, यानी कि ये मिल गया। और फिर इसको रोटेट किए थे तो क्या मिला था, आप ध्यान दीजिए, इस एंटी या स्टैगर्ड को रोटेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये जो मेथिल ग्रुप है हाइड्रोजन के बैक में चला जाएगा, और ये हाइड्रोजन तो है ही, तो हमको क्या मिल जाएगा, यही पार्शियल इक्लिप्स हमको मिलेगा अगर इसको हम लोग 60 डिग्री फिर से रोटेट किए तो, ठीक। तो यानी कि हमको मिलेगा ये, इसका एनर्जी कुछ यहाँ पे आएगा, और यहाँ से ये गॉच फॉर्म बना है, गॉच फॉर्म से फिर इसकी एनर्जी 360 पर मैक्सिमम हो जाएगी। यानी कि देखिए सबसे पहले ये बनेगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी, फिर सबसे कम से ज़्यादा एनर्जी, चूँकि ये गॉच फॉर्म है, पार्शियल इक्लिप्स सबसे ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी, और यह सबसे कम एनर्जी क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबल है। और इसी को रिवर्स करते चले जाएंगे, फिर मिल जाएगा आपका फुल्ली इक्लिप्स। तो लास्ट में हमको मिलेगा फुल्ली इक्लिप्स जिसकी एनर्जी सबसे अधिक है। तो वही देखिए लास्ट हमको फुल्ली इक्लिप्स मिला है, इसकी एनर्जी सबसे
अधिक है। यहाँ पर मिला है हमको फुल्ली इक्लिप्स्ड, ठीक। यहाँ पर हमको मिला था एंटी, या इसे क्या बोलते हैं बताइए आप, स्टैगर्ड, ठीक। और यहाँ ये क्या है, ये है गॉच, ये भी क्या है, गॉच है। और ये क्या है, ये पार्शियल इक्लिप्स्ड है, और ये भी आपका पार्शियल इक्लिप्स्ड है, ठीक है। बनाइए इसको जल्दी से। ठीक है, इसको आप बना लीजिए। मैं फिर से एक बार कर रहा हूँ, जिनको जो नहीं बना पाए हैं वीडियो को रोकेंगे, बनाएंगे तब आगे बढ़ेंगे, ठीक। चलिए, एक बात यहाँ पर आप देखिए कि जो गॉस फॉर्म है इसका स्टेबिलिटी हमेशा फुल्ली फॉर्म से नहीं, फुल्ली से नहीं, इसको नहीं देखना है, एंटी से, एंटी या स्टैगर्ड फॉर्म से हमेशा कम होगा। यानी कि इन जनरल केस एंटी और स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन गॉस फॉर्म, देखिए ज़्यादा स्टेबल है। बट इन सम केसेस गॉस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एंटी और स्टैगर्ड फॉर्म ड्यू टू सम अट्रैक्टिव फोर्सेस। और वे कौन से अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे उसका डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। तो हम लोग चल रहे हैं आगे की तरफ, ये आप बना लिए होंगे। और यहाँ पर आता है सम स्पेशल केस, सम स्पेशल केसेस। वो केस क्या होगा, तो हम ये कह रहे हैं कि आप साथ साथ लिखते चलिए। जनरली एंटी और staggered form is more stable than gauss form, but in some cases Gauss form is more stable than anti form, anti और staggered form। ये कौन सी बात हुई भाई, पहले आप देख लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो हम लोग देखे हैं कि एंटी या स्टैगर्ड फॉर्म सबसे अधिक स्टेबल होगा, लेकिन ये कैसे होगा, सामान्यतः होगा। सामान्यतः एंटी या स्टैगर्ड फॉर्म गॉस फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होगा, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनमें गॉस फॉर्म एंटी फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, तो उन्हीं स्पेशल केसेस के बारे में हमको डिस्कस करना है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई CH2 इनसे कोई ग्रुप G1 लगा है, इनसे कोई ग्रुप G2 लगा है, और इसको फ्रंट कार्बन आप मानेंगे, बैक कार्बन। तो फ्रंट कार्बन को कैसे दिखाते थे, पॉइंट से, और इससे क्या लगा है, एक G1 ग्रुप लगा है, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन लगा है। बैक कार्बन से क्या अटैच्ड है, बैक कार्बन से मान लीजिए कि एक G2 लगा है और 2 हाइड्रोजन है। ये देखिए, बैक कार्बन से एक G2 है और 2 हाइड्रोजन है। मैंने कौन सा फॉर्म बनाया है, ये मैंने बनाया है गॉस फॉर्म। ये हम लोगों ने कौन सा फॉर्म बनाया है, गॉस फॉर्म। अब आप लोग ये देखिए कि अगर G1 और G2 में कुछ अट्रैक्शन फोर्स हुआ तो ये स्टेबल होना चाहेगा। अगर G1 और G2 में कुछ अट्रैक्शन फोर्स होगा, यहाँ पे अगर अट्रैक्शन फोर्स आया तो
तो क्या हो जाएगा, ये गॉस फॉर्म मोर स्टेबल हो जाएगा एंटी स्टैगर्ड फॉर्म से। हम उन्हीं अट्रैक्शन फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम लोग बात करें एक दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि G1 की जगह पे मेथिल आ जाए और G2 की जगह पर भी मेथिल आ जाए, यानी कि इसका फार्मूला कुछ इस तरीके से हो, कन्फर्मेशन ये। तो देखिए ये मेथिल, तो G1 G2 अगर मेथिल मेथिल हो गया तो ये कंपाउंड कभी भी गॉस फॉर्म एंटी फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, यानी कि इसका एंटी फॉर्म ही ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मेथिल मेथिल रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ये गॉस फॉर्म ज़्यादा स्टेबल तभी होगा एंटी फॉर्म से जब G1 और G2 के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स होगा। यह अट्रैक्शन फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकता है, यह अट्रैक्शन फोर्स डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी हो सकता है, तो ये कोई भी हो सकता है, ये आयनिक इंटरेक्शन भी हो सकता है ना। तो इसके आगे थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए गॉस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म या स्टैगर्ड फॉर्म ड्यू टू क्या हो सकता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसा हो, इंट्रामॉलिक्यूलर हो, या क्या हो, या दोनों के बीच में आयनिक इंटरेक्शन हो। आयनिक इंटरेक्शन मतलब एक प्लस हो जाए और दूसरा माइनस हो जाए। आपको पता है कि प्लस माइनस अगर आसपास हैं तो ज़्यादा स्टेबल होगा। और या तो फिर क्या हो सकता है, डायपोल इंटरेक्शन हो, डायपोल इंटरेक्शन। ठीक, चलिए जैसे हम बात करें, एक मॉलिक्यूल है, इसका नाम है एथिलीन, क्या हो रहा है भाई, एथिलीन ग्लाइकॉल। इसका नाम क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल। मॉलिक्यूलर फार्मूला आप बताइए क्या होगा एथिलीन ग्लाइकॉल का। सिंपली इन्हें ग्लाइकॉल भी बोला जाता है, एथिलीन ग्लाइकॉल, इन्हें ग्लाइकॉल भी बोला जाता है, GLYCOL ग्लाइकॉल। तो क्या होता है ग्लाइकॉल बताएं आप। ये होता है CH2OH, तो दो कार्बन है तो इसको बोलेंगे एथिलीन, और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप दोनों अगल बगल हैं तो इसको बोलेंगे ग्लाइकॉल। तो नाम हो गया एथिलीन ग्लाइकॉल। तो देखिए यही वो G1 है और यही OH ग्रुप यह G2 है। अब क्या होगा कि ये फ्रंट कार्बन और ये बैक कार्बन, तो फ्रंट कार्बन को हम लोग पॉइंट से दिखा लिए और बैक कार्बन को सर्किल से दिखाएंगे। तो फ्रंट कार्बन से क्या लगा है, एक OH ग्रुप लगा है और 2 हाइड्रोजन लगा है, आप लोग समझते चलिए। और बैक कार्बन से क्या लगा है, बैक कार्बन से भी एक OH लगा है और 2 हाइड्रोजन है। देखिए बैक कार्बन से एक OH और 2 हाइड्रोजन। अब देखिए इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं है, है। और अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है तो ये फॉर्म, यानी ये कौन सा फॉर्म है, गॉस फॉर्म है, और ये गॉस फॉर्म एंटी फॉर्म से हमेशा स्टेबल होगा। ठीक है, इन दिस केस गॉस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एंटी आर स्टैगर्ड फॉर्म। नोट करिए आप। ध्यान रहे कि अगर कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा तो उस केस में गॉस फॉर्म एंटी फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। इन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स होना चाहिए, अदरवाइज स्टेबल नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे बात करें हम, एक कंपाउंड है सक्सिनिक एसिड।
नाम है इसका सक्सिनिक एसिड। फार्मूला बताएं इसका। इसका फार्मूला होगा CH2 COOH और COOH, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बगल बगल कार्बन से अगल बगल अटैच्ड हैं। ठीक, इसका नाम है सक्सिनिक एसिड। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है जरा देखिएगा। इसको फ्रंट मानिए, इसको बैक मानिए। तो फ्रंट कार्बन को दिखाते हैं डॉट से, और डॉट ये फ्रंट कार्बन से 2 H2 ग्रुप और एक COOH। तो देखिए COOH 2 H2 ग्रुप। अब बैक कार्बन को कैसे दिखाएंगे? सर्किल से। तो यहाँ पर भी आ गया COOH और यहाँ पर हाइड्रोजन बैक कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये कौन सा फॉर्म है? ये भी गॉस फॉर्म है। ये आपका गॉस फॉर्म है। अब देखिए आप जानते हैं कि गॉस फॉर्म एंटी फॉर्म से या स्टैगर्ड फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल तभी होगा जब इन दोनों के बीच में, देखिए ये ऑक्सीजन और या कह लीजिए कि ये हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा दूसरे फॉर्म से। दूसरा फॉर्म कौन सा? एंटी फॉर्म से। COOH H फ्रंट कार्बन और ये रहा बैक कार्बन। ये कौन सा फॉर्म मैंने बनाया? एंटी, या इसी को बोलेंगे स्टैगर्ड फॉर्म। तो देखिए एंटी फॉर्म कम स्टेबल है किससे? गॉस फॉर्म से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गॉस फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसमें ऐसा कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, केवल इनके मध्य जो रिपल्सन है वो कम हुआ है। तो इसका अट्रैक्शन फोर्स, इसके रिपल्सन फोर्स जो कम हुआ है उससे अधिक है। नोट करें आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनका छूट जाए तो वीडियो को रोक कर वो लिखेंगे। अगर ज़्यादा वेट करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। देखिए ये CH2 ग्रुप है, ये CH2 ग्रुप है, ये OH ग्रुप है, और इसमें ये कोई G है। G मतलब कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो हम लोग ऐसे केस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन सा केस में, किस केस में ये जो गॉस फॉर्म है एंटी फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होगा। एक तो OH है, फिक्स हो गया। दूसरा G क्या क्या होगा? तो G हो सकता है, ये OH हो सकता है, ये COOH हो सकता है, ये CONH2 हो सकता है, ये सिंपल NH2 हो सकता है। ठीक है, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये हो सकते हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी होगा तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। और कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो गॉस फॉर्म इस केस में एंटी फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक, पिछले वाले में अच्छे क्वेश्चन आप बताइए मुझे। इस केस में सक्सिनिक एसिड का केस है, सक्सिनिक एसिड का आप क्वेश्चन बताइए। इसी का केस है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका रहा सक्सिनिक एसिड COOH और COOH। आपके पास दो क्वेश्चन है कि अगर मीडियम एसिडिक रहा, मीडियम एसिडिक का मतलब pH इज लेस देन 7, तब कौन सा फॉर्म स्टेबल होगा? और मीडियम यदि बेसिक रहा तब कौन सा फॉर्म स्टेबल होगा, यानी कि pH इज ग्रेटर देन 7? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप इसको बताइए
कि ये सक्सिनिक एसिड एसिडिक मीडियम में इसका कौन सा फॉर्म स्टेबल होगा और सक्सिनिक एसिड का बेसिक मीडियम में कौन सा फॉर्म अधिक स्टेबल होगा। तो आपको सोचना है कि अगर एसिडिक मीडियम रहा तब क्या होगा और बेसिक मीडियम होगा तब क्या होगा। भाई देखिए ये क्या है, ये COOH क्या होता है, ये स्वयं में एक एसिडिक कैरेक्टर का होता है। ये भी COH क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर का होता है। अगर एसिडिक मीडियम में इनको डाला जाएगा सक्सिनिक एसिड को तो इनमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, अर्थात ये CH2 COOH और COOH ही मिलेगा हमको। यानी कि इसका अगर ये इस फॉर्म में रहेगा तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर ऐसे रहेगा तो गॉस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन NTR स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है। लेकिन अगर मीडियम बेसिक हुआ, pH 7 से अधिक हुआ तो क्या होगा कि चूंकि ये एसिड है और मीडियम कौन सा लिए हम लोग, बेसिक, तो इसका H+ ये बेस इसका एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा कि नहीं, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि बेस इसका H+ निकाल लेगा। और अगर H+ इनका निकाला बेस तो क्या हो जाएगा COO-, यहाँ भी क्या आएगा COO-। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गॉस फॉर्म में क्या होता है, बगल बगल में ट्रैक्शन फोर्स था। अगर इसका हम लोग गॉस फॉर्म बनाएं तो कैसे बनेगा, वही जैसे हम लोग बनाते थे, फ्रंट मान लीजिए और बैक मान लीजिए। फ्रंट को कैसे डिनोट करेंगे, पॉइंट से, तो ये होगा 2 CH2, ये COO- ग्रुप है और 2 H2 ग्रुप है। बैक कार्बन को कैसे डिनोट करेंगे, सर्किल से, और COO- ग्रुप और 2 H है। अब देखिए यहाँ पर निगेटिव चार्ज, यहाँ पर निगेटिव चार्ज, दोनों में बहुत ज़बरदस्त रिपल्सन होने वाला है, ठीक है। दोनों निगेटिव हैं तो इनके मध्य क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अगर रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर काम करेगा तो कभी भी गॉस फॉर्म एंटी फॉर्म से स्टेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो अनस्टेबल हो गया, यहाँ पर रिपल्सन है। तो इस केस में एंटी फॉर्म ही ज़्यादा स्टेबल होगा गॉस फॉर्म से, लेकिन जब एसिडिक मीडियम लेंगे तो गॉस फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा एंटी फॉर्म से, ठीक है। इसको नोट कीजिए, सरल है, आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर देना है, नहीं ध्यान देंगे तो गड़बड़ी हो जाएगा। ठीक, तो देखिए पीछे हम लोग क्या किए हैं, हाँ ये देखिए, अगर OH के बगल में OH आता है तब पर भी गॉस फॉर्म स्टेबल होगा, COOH आता है तब पर भी गॉस फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा, किससे, एंटी फॉर्म से। CONH2 NH2 फ्लोरीन क्लोरीन कोई भी आ जाता है, जहाँ पर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है इस OH और इस जो आने वाला इनकमिंग ग्रुप्स के बीच में, तो वह फॉर्म हमेशा और हमेशा ज़्यादा स्टेबल होगा, किससे, एंटी फॉर्म से ना। इन सारे केसेस में जो मैंने लिखा हूँ, गॉस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एंटी और स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, आप पढ़ाई करते रहिए और फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।